क्वेश्चन में अभी हमें दिया हुआ है गिवन द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट रो में हमें दिख रहा है रैंडम वेरिएबल का वैल्यू एक्स, यानी कि रैंडम वेरिएबल ही होता है। रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ है -3, -2, -1, 0, 1 और 2। ठीक है, उसके नीचे हमें दिख रहा है पी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स लिखा हुआ, यानी कि ये क्या होगा, हर एक जो रैंडम वेरिएबल दिया हुआ है उसकी प्रोबेबिलिटी हमें नीचे दी हुई है। ठीक है, रैंडम वेरिएबल -3 होने पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.05, रैंडम वेरिएबल -2 होने पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.1। इसी तरीके से हमें हर एक रैंडम वेरिएबल का उसके नीचे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, और क्वेश्चन में पूछा गया है 4 पार्ट पूछे हैं। पहले पार्ट में पूछा है प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि एक्स यानी कि रैंडम वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा होने पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे पूछा हुआ है पी ऑफ एक्स लेस देन 0, यानी कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 0 से कम होने पर क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, ये हमें ढूंढना है। ठीक है, सेम क्वेश्चन में आगे पूछा है ई ऑफ कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब होगा रैंडम वेरिएबल, ई का मतलब होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसे मीन भी कहते हैं हम लोग। ठीक है, और लास्ट पार्ट में पूछा है वी कैपिटल ऑफ एक्स। वी कैपिटल ऑफ एक्स का मतलब होता है वेरिएंस ऑफ एक्स। देखो, जैसे कि पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि 2 टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं मेनली। तो एक होता है पीएमएफ, दूसरा होता है पीडीएफ। पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहा जाता है, पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहा जाता है। पीएमएफ को कैसे पहचानते हैं, पीएमएफ पहचानने के लिए क्या होता है, रैंडम वेरिएबल और उसके नीचे उस रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो भी प्रोबेबिलिटी होती है वो हमें हमेशा रो में दिखाई देंगे। फर्स्ट रो में हमेशा रैंडम वेरिएबल होता है, उसी के नीचे के रो में हमें उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई होती है। तो ये उसी तरीके का इन्फॉर्मेशन दिख रहा है हमें क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब ये पीएमएफ वाला सम होगा। ठीक है, देखो अभी हमें इतना तो पता चल गया कि ये गिवन प्रॉब्लम किसका है, पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए ये वाले एरो से शुरुआत करके सबसे पहले वाले पार्ट में हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो उसको मैं लिख लेता हूँ, पी ऑफ कैपिटल एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि हर एक रैंडम वेरिएबल लेना है जो कि 1 को इंक्लूड करके लेना होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू बोलने के कारण, और 1 से ज़्यादा हो। ऐसे कौन से रैंडम वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, सिर्फ ये 2 ही है जो 1 से ज़्यादा है और 1 को इंक्लूड करना होगा। तो हमें क्या लिखना है इसके आगे, इक्वल टू देकर पी ऑफ, यहाँ पर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूँ, लेकिन डायरेक्टली पी ऑफ 1 भी लिखा तो भी चलेगा, प्लस पी ऑफ क्या कर दूंगा मैं 2 कर दूंगा। ठीक है, तो पी ऑफ 1 पे, यानी कि रैंडम वेरिएबल 1 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी दी हुई हमें टेबल से दिख रहा है 0.2, तो यहाँ पर 0.2 लिखा, प्लस पी ऑफ 2 होने पर, यानी कि प्रोबेबिलिटी रैंडम वेरिएबल 2 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है हमें यहाँ पर 0.15। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा, सीधा सीधा हमें दिख रहा है ये 0.2 प्लस 0.15 करने पर आंसर होगा 0.35। तो ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर किसके लिए, फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। तो ये अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड वाला पार्ट करना है हमें, तो ये सेकेंड वाले पार्ट का क्वेश्चन लिख लेता हूँ। वो क्या दिया है, पी ऑफ एक्स लेस देन 0। तो पी ऑफ एक्स लेस देन 0 ये क्वेश्चन लिखा। 0 से कम वाले रैंडम वेरिएबल कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, -3, -2, -1, बस इतने ही है। 0 को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये ऐसा इक्वल टू वाला साइन नहीं दिया है, इसके कारण। ठीक है, तो इसे कैसे लिखूँगा, पी ऑफ -3 आएगा, प्लस ही देना है आपको, पी ऑफ -2 आएगा, और प्लस क्या लिखोगे, पी ऑफ -1 लिखोगे। ठीक है, तो पी ऑफ -3 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है आपको, 0.05, तो यहाँ पर मुझे लिखना है 0.05 लिखना होगा, प्लस पी ऑफ एक्स रैंडम वेरिएबल -2 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है आपको टेबल में से 0.1, तो यहाँ पर 0.1 लिखेंगे, प्लस पी ऑफ -1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है हमें 0.2। ठीक है, इन सब का एडिशन करने पर देखो रिजल्ट कितना होगा, 0.1 प्लस 0.2 कितना होगा, 0.3, 0.3 प्लस 0.05 कितना होगा, 0.35 आएगा। ठीक है, ये हो गया अपना फाइनल आंसर किसके लिए, फॉर प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 0 के लिए। ठीक है, इसके बाद थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या पूछा हुआ है, ई ऑफ एक्स। ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन फॉर्मूला समेशन पी आई एक्स का होता है, इतना याद रखना। ठीक है, देखो ये पेज देख लो, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था, ये पेज फॉर्मूले लिखवा के दिए थे। पीएमएफ लेफ्ट साइड में फॉर्मूले लिखे हुए हैं, पीडीएफ के फॉर्मूले राइट साइड पे लिखे हुए हैं। पीएमएफ के अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यू के फॉर्मूला देखो हमने क्या लिखा था, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन पी आई एक्स आई। पी का मतलब प्रोबेबिलिटी है, एक्स आई का मतलब यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, ये समेशन है, इसका मतलब होता है एडिशन। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी और रैंडम वेरिएबल दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ का। ठीक है, और उनका एडिशन कर देना है, ऐसा हर एक के लिए कर देना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस ऑफ एक्स को हम लोग साथ में भी लिखा सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोस, ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन लिख देंगे हम लोग। जहाँ पर मैं उस तरीके से लिख देता हूँ, राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिखा। ठीक है, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। ऐसा करने पर मुझे क्या करना होगा, पहले मैं पी आई लिख लेता हूँ। आई का मतलब होगा यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आने वाला प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और साइड में लिख लेता हूँ एक्स आई। यहाँ पर मैं एक्स आई लिख लेता हूँ, यहाँ पे पहले कॉलम में एक्स आई का बना था तो भी चलता था, लेकिन मैं यहाँ पर ये दूसरे पोजीशन पे बना रहा हूँ। ठीक है, एक्स आई मैंने बाद में कॉलम बनाया। इसके आगे मुझे क्या करना होगा, पी आई एक्स आई कर देना है, पी आई और ये एक्स आई इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा,
आगे देखो क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएंस ऑफ एक्स भी पूछा हुआ था। ये देखो यहाँ पर क्वेश्चन में वेरिएंस ऑफ एक्स भी पूछा हुआ है। तो वेरिएंस ऑफ एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर होता है माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर देखा होता है। ठीक है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, पिछली बार का पेज बता रहा हूँ मैं। वेरिएंस ऑफ एक्स समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है ना, देखो यहाँ ये वाली, उसी का स्क्वायर लिख कर रखना होता है हमें। ठीक है, तो उसके पहले हमें समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर तो निकालना होगा, इसका मतलब हमें एक्स आई स्क्वायर की कॉलम की ज़रूरत पड़ेगी। तो आगे हम लोग यहीं पर एक्स आई स्क्वायर के कॉलम को भी बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बना देता हूँ। उसी के आगे ये क्यों कर रहा हूँ मैं, मुझे आगे क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड ये वेरिएंस भी पूछा हुआ है, इसके कारण वो रिक्वायर्ड कॉलम होगा आगे चलकर, तो मैं अभी बना दे रहा हूँ। ठीक है, साइड में क्या किया, पी आई एक्स आई स्क्वायर कर दिया। ठीक है, फॉर्मूले में इसी तरीके से लिखा हुआ था, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर भी कॉलम कर दिया। ठीक है, तो ध्यान दो अभी यहाँ पर रैंडम वेरिएबल कैसे थे अपने पास, क्वेश्चन पे जाना। क्वेश्चन में देखो रैंडम वेरिएबल क्या क्या थे, -3, -2, -1, तो वो लिख लेता हूँ। -3, -2 लिखा, -1 लिखा, यहाँ पे 0 था, उसके आगे क्या था 1 और 2 था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए और उसके नीचे आगे 2 लिख देंगे। ठीक है, कॉलम को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ। कॉलम को एक्सटेंड करने के बाद मुझे क्या कर देना है, नेक्स्ट स्टेप में उनकी जो प्रोबेबिलिटी थी ना, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी अपने अपने अलग अलग आए हुए रैंडम वेरिएबल के साथ वो प्रोबेबिलिटी में लिख दूंगा। देखो यहाँ पर -3 पे प्रोबेबिलिटी कितना था 0.05, -2 पे 0.1 और -1 पे कितना था 0.2, वो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर -1 पे कितना था 0.2, तो ये -1 का लिखा 0.2, -2 पे कितना था 0.1, तो यहाँ पर मुझे लिखना था 0.1, -3 पे कितना था 0.05, तो यहाँ पे मुझे लिखना है 0.05। ठीक है, उसी तरीके से मैं आगे का इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। -1 के बाद 0 के लिए था 0.3 था। ठीक है, 1 के लिए दिया हुआ उन्होंने 0.2 और 2 के लिए उन्होंने दिया हुआ 0.15। ठीक है, तो यहाँ पर ये कर देंगे हम लोग। नेक्स्ट कॉलम आपको क्या दिख रहा है, पी आई एक्स आई का क्या दिख रहा है आपको, मल्टीप्लिकेशन। तो पी आई एक्स आई का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर देना है अभी। ठीक है, तो कर देते हैं, वो कितना आएगा देखो 0.05 इंटू 3 कर देना है। ठीक है, तो ये 0.05 इंटू 3 कर देना है, जो भी आंसर आएगा उसको माइनस साइन देना होगा हमें। वो कितना आता है -0.15, तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा -0.15 -2 इंटू 0.1 कितना होगा -0.2 होगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा -0.2 होगा, ये होगा 0, ये होगा 0.2, ये होगा 0.3। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया हम लोग। एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर -3 का स्क्वायर कितना होगा +9, -2 का स्क्वायर +4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1 और ये 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये जो एक्स आई स्क्वायर किया है उसका मल्टीप्लिकेशन हमें इस पी के कॉलम के साथ करना होगा। 0.05 इंटू 9 कितना होगा 0.45 होगा, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 0.45 लिखा। 0.1 इंटू 4 0.4 होगा, 0.2 इंटू 1 0.2 होगा, 0.3 इंटू 0 0 होगा, 0.2 इंटू 1 0.2। ठीक है, लास्ट में देखो 0.15 इंटू 4 कितना आएगा 0.6 आएगा। ठीक है, तो उसके नीचे और एक ऐसी इस तरीके से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये वाले कॉलम पे ध्यान दो, ये क्या कॉलम दिख रहा है आपको, पी आई एक्स आई। इन सब वैल्यूज़ को अगर हम लोग एडिशन कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से लिख लेता हूँ। समेशन का मतलब एडिशन होता है, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे, पी आई एक्स आई। ठीक है, यही तो था ना वैल्यू एक्सपेक्टेशन के लिए, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यही फॉर्मूला था, समेशन पी आई एक्स आई, उसको हम लोगों ने कॉलम के थ्रू फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो इन सब वैल्यूज़ को एडिशन कर दो, देखो अपना आंसर हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस कॉलम के अंदर की जितनी भी वैल्यूज़ आई है उसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ ऐसे से, और रिजल्ट उसका लिख लेता हूँ। तो इन सब कॉलम का एडिशन करने पर हमें आंसर मिलेगा -0.05। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव आई, -0.05 लिख दिया है। ठीक है, सिमिलरली इसके बाद हमें लास्ट वाले कॉलम में भी एडिशन कर देना होगा। कॉलम को एक्सटेंड कर देता हूँ, वहाँ पर मुझे लिखना होगा समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर लिखा। समेशन का मतलब होता है एडिशन, तो इस सारे कॉलम के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, देखते हैं उसका रिजल्ट कितना होता है। 0.6 0.2 कितना हो गया, ये 1 हो गया, 1.4 ये बन जाएगा, 1.4 ये 1.85 बन जाएगा। ठीक है, ये 1.85 लिखा। इसके आगे आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पर मैं पहले लिख लेता हूँ, सिंस लिखा, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी देखना यहाँ पर, ई ऑफ एक्स क्या होगा, समेशन पी आई एक्स आई बाय फॉर्मूला जो हमने निकाला था ऑलरेडी, कितना आया था -0.05 आया हुआ था। पीछे क्या लिखूंगा फिर से, एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसे म्यू से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, एंड ये क्या लिखा, वेरिएंस ऑफ एक्स,
कैपिटल वी ऑफ एक्स लिखा तो भी चलता था, वी ए आर कैपिटल ऑफ एक्स लिखता हूँ तो भी चलता है। फॉर्मूला पहले इसका लिख लेता हूँ। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने आपको शुरुआत में, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, तो ये इक्वल टू लिखा है यहाँ पर भी इक्वल टू किया। ये वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 1.85 आई थी, माइनस ब्रैकेट माइनस 0.05 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी आएगी। इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कैलसी से सॉल्व कर लेता हूँ मैं ये। इसका आंसर हमें मिलेगा 1.8475। ठीक है, 1.8475 मिलेगा। इसे अंडरलाइन करके रखते हैं। इसके लेफ्ट साइड में क्या होगा, वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, जिसका नोटेशन क्या होता है यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ। नोटेशन क्या हो सकता है, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ये इस क्वेश्चन का आंसर अपना कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। और रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। एक्स का रो हमें दिख रहा है, एक्स का रो यानी कि रैंडम वेरिएबल का रो होगा, जिसके अंदर कुछ रैंडम वेरिएबल नेगेटिव भी हमें दिख रहे हैं, -2 -1 0 1 2 3। ठीक है, ये हो गया रैंडम वेरिएबल का रो। उसी के नीचे हमें हर एक रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, अलग अलग, कुछ प्रोबेबिलिटी मिसिंग भी है के इस अल्फ़ाबेट से वो दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर पूछा है फाइंड के एंड देन मीन एंड वेरिएंस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत क्लियर हुआ है ये आपको समझने के लिए। क्वेश्चन से ये समझ में आता है कि गिवन फंक्शन किसका है, पीएमएफ का है। पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसके अंदर वो कैसे पहचाना जाता है, उसके अंदर पी लिखा हुआ होगा। अगर ये पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंक्शन होगा तो उसके अंदर पी नहीं होता था, पी की जगह पे स्मॉल एफ लिखकर एक फंक्शन दिया हुआ होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पी दिया है और ये एक्स और पी का रो हमें दिख रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, पीएमएफ का ही प्रॉब्लम होगा। ठीक है, पीएमएफ के प्रॉब्लम ये आइडेंटिफाई होने पर जब भी अगर ये के अननोन पूछा जाता है तो हमें कंडीशन ऑफ पीएमएफ याद होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शंस टू बी पीएमएफ कंडीशंस क्या होती है वो हमें याद होना चाहिए। तो कंडीशंस क्या होती है, हर एक प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना आएगा, सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना आएगा, 1 होगा, और हर एक प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 ही होती है। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से शुरुआत कैसे करूँगा आंसर करने के लिए, सिंस गिवन फंक्शन इज पीएमएफ ऐसा मैं लिखूंगा, सिंस गिवन फंक्शन इज पीएमएफ। पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, शॉर्ट फॉर्म में पीएमएफ लिखा तो भी चलेगा एग्जाम में भी। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या होती है, समेशन ऑफ पी आई, सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होगा, 1 होगा, एंड हर एक प्रोबेबिलिटी कैसे होगी, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगी। ठीक है, तो समेशन पी आई इक्वल टू 1 का मतलब क्या करना है हमें, मतलब सब प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना लेना होगा, 1 होगा। तो 0.1 प्लस 0.2 0.3 बनेगा, 0.3 प्लस 0.3 कितना होगा, 0.6 होगा। तो मैं यहाँ पर 0.6 कर देता हूँ। ठीक है, प्लस किया, k प्लस 2k 3k प्लस ये कितना हो जाएगा, 4k हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना लिखूंगा, 1। ये 0.6 इक्वल टू के आगे जाएगा तो कैसा होगा, माइनस, तो ये 4k इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6, तो 1 माइनस 0.6 होगा 0.4, यहाँ पर क्या होगा, 4 होगा। तो k की वैल्यू कितनी होगी, 0.4 अपॉन 4, 4/40 यानी कि 1/10। ठीक है, तो k को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, k इज इक्वल टू 1/10, इसे हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो k की वैल्यू 1/10 हमें मिली हुई है, तो k की वैल्यू 1/10 कंसिडर कर हम लोग क्या करेंगे, ये जो गिवन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है ना उसको फिर से ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो साइड में मैं लिख दूंगा राइटिंग गिवन टेबल एज फॉलोज। ठीक है, तो वही मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, राइटिंग अबव टेबल एज फॉलोज, राइटिंग अबव टेबल एज फॉलोज। ठीक है, ऐसा हमें लिख देना, जहाँ पर के की वैल्यू जो हमें मिली है वो यूज़ करना होगा। इस बार मैं पहला कॉलम एक्स आई का लिख लेता हूँ, एक्स आई यानी कि रैंडम वेरिएबल। साइड में मैं अभी उसके प्रोबेबिलिटीज़ का कॉलम बना दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने पी आई लिख दिया है। पहला रैंडम वेरिएबल कितना था, -2, तो यहाँ पर मैं -2 लिख देता हूँ। उसके नीचे है -1, उसके आगे है 0 1 2 और ये 3। ठीक है, रैंडम वेरिएबल का मैंने कॉलम बना दिया है। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। कुछ रैंडम वेरिएबल आपको मैंने लिखे हुए दिखे नहीं होंगे, अभी वो दिख रहे होंगे। ठीक है, उसके आगे हर एक जो रैंडम वेरिएबल था उसके सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लेता हूँ। देखो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखनी है मुझे, -2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी लिखूंगा मैं, 0.1, -1 पे कितनी लिखूंगा, k यानी कि 1/10, 1/10 को मैं 0.1 भी लिख सकता हूँ, तो उसे मैं 0.1 ही लिख दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दो यहाँ पर कितना होगा, 0.1 होगा, यहाँ पर भी मैं 0.1 लिख सकता हूँ। 0 पे कितना दिख रहा था मुझे, देखो 0 पे 0.2 है, तो 0 पे मुझे लिखना है 0.2 लिखना है। ठीक है, 1 पे कितना लिखना होगा, 1/10 × 2 इतना होगा, 0.2 होगा। तो यहाँ पर 1 पे कितना लिखूंगा, 0.2 लिखूंगा। आगे ध्यान दो 0.3 और 0.1, तो यहाँ पे आएगा 0.3, यहाँ पे आएगा 0.1। पी आई एक्स आई का कॉलम हमने बना दिया है। उसके आगे और एक कॉलम हमें ड्रॉ करना है और उसमें हम लोग लिखेंगे पी आई एक्स आई लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन विद रैंडम वेरिएबल। ठीक है,
-2 इंटू 0.1 कितना होगा, -0.2 होगा। -1 इंटू 0.1 -0.1 होगा। 0 इंटू 0.2 0, ये 0.2, यहाँ पर 0.6 लिखना है, यहाँ पर कितना लिखोगे 0.3 लिखोगे। ठीक है, आगे हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन के अंदर हमें वेरिएंस भी पूछा गया था। वेरिएंस का फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा था सिर्फ। ठीक है, तो उसके लिए वेरिएंस निकालने के लिए हमें क्या लगता है, एक्स आई स्क्वायर लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक्स आई स्क्वायर कर दिया। एक्स आई यानी कि रैंडम वेरिएबल जो भी है उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, -2 का स्क्वायर कितना लिखोगे 4, -1 का 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 लिखोगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 9 कर दोगे। ये जो एक्स आई स्क्वायर किया है हमने, उसको हमें अभी किससे मल्टीपल करना होगा, पी आई से। तो 4 इंटू 0.1, तो यहाँ पर 0.4 ही लिखोगे। यहाँ पे लिखना होगा पी आई एक्स आई स्क्वायर। ठीक है, तो 0.1 इंटू 4, 0.4 लिखा, 0.1 इंटू दिस 1 0.1 आएगा, 0.2 इंटू 0 0 आएगा, 0.2 इंटू 2 इंटू 1 0.2 आएगा, 0.3 इंटू 4, 4 से 12 होता है, तो इसको हम लोग 1.2 लिख सकते हैं। 0.1 इंटू 9, ये कितना बनेगा 0.9 ही बनेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ से हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देंगे। ध्यान रखना, एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, समेशन पी आई एक्स आई। ठीक है, वैसे मैं लिख लेता हूँ नीचे, सिंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ई ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन मतलब एडिशन। किसका एडिशन, पी आई एक्स आई, ये जितनी भी वैल्यूज है उन सब का। तो पी आई एक्स आई का तो कॉलम ही हमें दिख रहा है, राइट, तो उसको हम लोग एडिशन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ओरली कर सकते हैं। ये कितना दिख रहा है 0.2 और ये 0.1, 0.3 हो जाएगा माइनस, और ये कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर के दो और ये लास्ट का कैंसिल। फाइनल आंसर कितना बनेगा आपके पास 0.8, तो इसको हम लोग लिख देंगे 0.8। ठीक है, तो यहीं पर मैं आंसर लिख देता हूँ 0.8। ठीक है, कॉलम में आंसर लिखते वक्त मुझे उससे पहले ये लिखना चाहिए था समेशन पी आई एक्स है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। आंसर सही है लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लिखना चाहिए था समेशन पी आई एक्स आई इक्वल टू, अब जाके मुझे वो लिखना था 0.8। ठीक है, समझे। यहाँ पर देखो, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर मुझे पहले वो लिखना ही है, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर वो लिखना ही होगा। उसके बाद ये एडिशन करके जो वैल्यू आएगा वो मैं लिख दूंगा। ठीक है, देखो यहाँ पर 0.1 और ये 0.9 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1.2 2.2, 2.2 और ये 2.4, 2 और ये 2.8 बन रहा है। इसको मैं ओरली किया हूँ, कैलकुलेट भी कर लूँगा कैसे से, ये आया 2.8। ठीक है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, पी आर ऑफ एक्स, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास का, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर वैल्यू कितनी मिली हमें 2.8 माइनस ये वैल्यू कितनी मिली थी 0.8 का, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, चेक कर लेता हूँ इसका कैलकुलेशन करके आंसर अपना कितना आ रहा हो। ठीक है, तो देखो ये सब कुछ कैलकुलेट करने पर हमें फाइनल आंसर कितना मिलेगा 2.16। तो यहाँ पर ये अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आज का कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इस सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग पीडीएफ इस कंसेप्ट के या फिर पीडीएफ फंक्शन के प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, इफ कैपिटल एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स दैट अपीयर्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज शोन नहीं होगा, ये थ्रोन होना चाहिए था। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड आल्सो द मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। देखो क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ लेता हूँ। एक्स मतलब क्या होता है, रैंडम वेरिएबल होता है। रैंडम का मतलब क्या होता है, जो भी मतलब किसी भी तरीके से आना। ठीक है, वेरिएबल यानी कि जो बदलता है। रैंडम मतलब क्या कहा, किसी भी तरीके से, मतलब विदाउट एनी फिक्स ऑर्डर जो भी आता है उसको रैंडम कहा जाता है। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदलती है। एक्स डिनोट्स द, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल होता है। एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर, मतलब डाइस थ्रो अगर करते हैं, पेयर ऑफ डाइस मतलब दो डाइस रहेंगे, अगर हम लोग थ्रो कर देते हैं, दोनों में से जो लार्जर नंबर होगा वो डिनोट करेगा एक्स। ठीक है, वो डिनोट करेगा एक्स। ठीक है, और इज थ्रोन यहाँ पर होना चाहिए था THROWN, ये मिटाकर लिख लेता हूँ मैं, THROWN इज थ्रोन। ठीक है, एक्स डिनोट्स द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स दैट अपीयर्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ एक्स का। ठीक है, आल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर के लिए ये वाले एरर से शुरुआत करूँगा। यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगा कि एक्स हम लोग क्या ले रहे हैं। ठीक है, लेट एक्स इज रैंडम वेरिएबल, आरवी लिखा, टू रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट करेगा वो, टू रिप्रेजेंट लार्जर ऑफ द टू नंबर, लार्जर ऑफ द, जैसे कि सेंटेंस में दिया है ना क्वेश्चन के अंदर, वही हमें लिखना होगा। लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल, लेकिन आरवी ये वर्ड आना चाहिए। लेट एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल टू रिप्रेजेंट लार्जर ऑफ द टू नंबर्स दैट
appear when a pair of die is thrown, वही लाइन लिखना है क्वेश्चन का, when a pair of dice is thrown, ठीक है, die is thrown। अभी देखो एक डाई के ऊपर नंबर कितने होते हैं, 1 to 6 होते हैं, तो वो एक्स रैंडम वेरिएबल क्या क्या हो सकते हैं, 1 to 6 ही होंगे ना। तो इसका मतलब ये रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है, यहाँ पर 1 हो सकता है, 1 रैंडम वेरिएबल, मतलब 1 ज़्यादा कब हो सकता है, ज़्यादा तो कभी होगा नहीं, 1,1 ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, 2 ये रैंडम वेरिएबल ज़्यादा होना चाहिए, लार्जर होना चाहिए ऐसे आउटकम में, 3 ये रैंडम वेरिएबल ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा यानी कि लार्जर होना चाहिए, ऐसे हमें ढूंढने होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे मैं 4 लिखूंगा, यहाँ पे 5 लिखूंगा और यहाँ पे 6 लिखूंगा। 7 डाइस के ऊपर तो होता ही नहीं, तो ये 7 नंबर लार्जेस्ट होने के चांसेस है ही नहीं, तो 6 के आगे हमें कुछ लिखना नहीं है, ठीक है। इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, ये जो भी रैंडम वेरिएबल लिखे हमने 1 से लेकर 6 तक, उनका अभी हमें यहाँ पर लिखना है प्रोबेबिलिटी। तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये स्मॉल एक्स लिखा, कॉलम किया। अभी देखो इस 1 का मतलब क्या लिखना है, ये जो भी डैश के ऊपर 1 नंबर आएगा ना वो लार्जेस्ट होना चाहिए। क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमने लिखा है एक्स इज अ रैंडम वेरिएबल टू रिप्रेजेंट लार्जर ऑफ द 2 नंबर्स, दोनों में से एक लार्जर होना चाहिए, दैट अपीयर्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। अभी देखो जितने भी अगर हम लोग 2 डाइस थ्रो कर देते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो इस तरीके से आएंगे। ये एग्जाम में लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, साइड में रफ लिखो, वैसे आप लोग ये इन्फॉर्मेशन यूज़ करो तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने साइड में लिखा हुआ है, इसी तरीके से क्या ऑप्शन होंगे 2 डाइस थ्रो करने पर। तो यहाँ पे ध्यान देना 1 लार्जेस्ट होना चाहिए। 1 लार्जेस्ट कौन से आउटकम में पॉसिबल है, किसी में भी नहीं। देखो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 में 1 लार्जेस्ट नहीं हो रहा है, 1 कम हो रहा है, लेकिन 1,1 में 1 लार्जेस्ट भी नहीं हो रहा है, कम भी नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये 1 आउटकम हम लोग 1 को लार्जेस्ट लेने वाली कंडीशन में कंसिडर कर सकते हैं, 1,1 वाला, ठीक है। वो कितने हैं, एक ही है, 36 में से वो कितनी बार आया हुआ, एक ही बार। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी जाएगी, 1/36, ठीक है। इसके यहाँ पे वर्टिकल लाइन लगा दिया। 2 ये नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। ऐसे कौन से आउटकम होंगे, 2 ये नंबर लार्जेस्ट, 1 2 में होता है, 1 2 का उल्टा, ये देखो 1 2 और 2 1, ये 2 हो गए और ये 2 2, मतलब 2 लार्जेस्ट ये, तो ऐसे कितने हो गए, टोटल 3 हो गए। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, 3/36। 3 ये नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। 3 नंबर लार्जेस्ट कब होगा, 1 3 में होगा, 1 3 का उल्टा 3 1, 2 3 में भी होगा। 3 ये नंबर लार्जेस्ट कब कब होगा, 1 3 में होगा, 2 3 में होगा। इन्हीं का उल्टा क्या होगा, 3 1 3 2, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए, और 3 3 वाला। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, 5/36 लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पर भी एक वर्टिकल लाइन लगा देता हूँ। 4 ये नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। 4 ये नंबर लार्जेस्ट किसके किस में होगा, 1 4 में होगा, 2 4 में होगा, 3 4 में होगा। ये 3 और इन्हीं के उल्टे 3, मतलब 4 1 4 2 4 3, 3 3 6 और ये 4,4, कितना मिला, 7 मिला। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 7/36, ठीक है। 5 ये नंबर लार्जेस्ट होना चाहिए। 5 ये नंबर लार्जेस्ट किस में मिलेगा, 2 5 3 5 4 5, ऐसे कितने बने, ये 4 बने, इन्हीं के उल्टे 5 1 5 2 5 3 5 4, इन्हीं के उल्टे और 4 4 4 8, और ये 5,5 वाला, ठीक है। कितने बन रहे हैं फिर, 9 अपॉन कितना होगा, 36, ठीक है। तो यहाँ पर 6 ये नंबर लार्जेस्ट होनी चाहिए। ऐसे आउटकम कितने होंगे, ठीक है, तो वो भी काउंट कर लेते, तो वो हमें कितना मिलेगा, 11/36 मिलेगा। इसमें आप लोग 6 को लार्जेस्ट रखना है ना, तो 6,6 वाला भी आउटकम कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, ये रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना दिया। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या, रिक्वायर्ड रैंडम वेरिएबल जो भी हो उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे लिखना होता है, इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग इसी के आगे नीचे लिख देंगे, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या पूछा हुआ है, हमें मीन और वेरिएंस भी पूछा है, तो उसके कारण हम लोग देखो हर एक प्रोबेबिलिटी को अगर हम लोग उसके रैंडम वेरिएबल के साथ मल्टीपल कर देंगे और ऐड कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन उसको इंडिविजुअली करने के बजाय मैं डायरेक्टली टेबल से कर दूंगा। यानी कि मैं सेपरेटली ऐसा कर सकता हूँ, 1/36 × 1 प्लस 3/36 × 2 प्लस 5/36 × 3 प्लस 7/36 × 4। वैसे करने के बजाय हम लोग डायरेक्टली समीशन PI/XI कर देंगे टेबल में से, और डायरेक्टली आंसर हमें किसके लिए मिल जाएगा, मीन के लिए। मीन का ही मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, जिसे E(x) से डिनोट किया जाता है, ठीक है। दिस इज रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ये। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस लिख लेते हैं। नाउ टू फाइंड मीन लिखा एंड वेरिएंस लिखा, ठीक है। नाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस। तो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना होगा, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज लिख देना है, ठीक है। राइटिंग टेबल एज फॉलोज। तो पहला कॉलम हम लोग लिखेंगे XI का,
एक्स आई यानी कि बदलने वाला आई, पहला दूसरा तीसरा, इसके लिए वो आई आया हुआ है। एक्स आई कॉलम के बाद मुझे लिखना होगा पी आई कॉलम, ठीक है। पी आई यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहाँ पर मैंने पी आई लिखा। पी आई कॉलम के बाद क्या आने वाला है अभी हमारा पी आई एक्स आई, ठीक है। ये अपना तीसरा सम हो रहा है जिसमें हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं। एक्स आई के साथ ये पी आई एक्स आई का कॉलम लिखने के बाद मुझे वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है सेम सम में, तो मुझे एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक्स आई स्क्वायर लिखा। एक्स आई स्क्वायर करने के बाद मुझे किसकी रिक्वायरमेंट होती है, पी आई एक्स आई स्क्वायर की, तो पी आई एक्स आई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे सारे रिक्वायर्ड कॉलम तो बन चुके हैं, अभी सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या थे, 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है। एक्स आई स्क्वायर उन्हीं का स्क्वायर कर देता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25 और 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, ठीक है। पी आई रैंडम वेरिएबल 1 होने पर, देखो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल 1 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी लिखनी है मुझे, यहाँ पर 1/36 किया। 2 होने पर ये 3/36 कर दिया। 3 होने पर 5/36, 4 होने पर 7/36, उसके आगे 9/36 5 रैंडम वेरिएबल के लिए, और उसके आगे 6 के लिए 11/36, ठीक है। एक लाइन छोड़कर लिखना चाहिए था, समझ जाओगे, फिर भी ज़्यादा कन्फ्यूजन तो नहीं दिख रहा है। 1 × 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा वो 1 × 1 1 ही रहेगा, 1/36। 2 × 3 6/36, 5 3 15 15/36, 7 4 28 28/36, 5 9 45 45/36, 11 6 66/36, ठीक है। यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देनी है मुझे, ठीक है। देखो लास्ट वाला दिखा नहीं होगा आपको, ऊपर कर देता हूँ। 6 × 11 किया था 66/36, 5 9 45/36, यहाँ से ये अंडरलाइन कर लाइन ड्रॉ कर देती है नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन। सबका एडिशन आपको लिखना है, समेशन पी आई एक्स आई, समेशन पी आई एक्स आई वैल्यू जो भी आएगी वही अपना आंसर रहेगा किसके लिए, मेन के लिए, ठीक है। वो डिनोमिनेटर तो क्या रहेगा 36 ही रहेगा, सिर्फ हमें क्या कर देना है न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ का एडिशन कर देना है, ठीक है। तो देखते हैं कितना आता है उसका आंसर। ये क्या है 66 कर देते हो, देखो 66 प्लस सेकेंड लास्ट वाली वैल्यू है 45 प्लस 28 प्लस 15 प्लस 6 + 1 6 + 1, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आता है 161 आता है, वो लोग लिख देंगे फिर यहाँ पर 161, ठीक है। एक्स आई स्क्वायर तो कॉलम पहले ही कर दिया था, इस एक्स आई स्क्वायर वाले कॉलम का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है प्रोबेबिलिटी के साथ, ध्यान दो। फिर 1 × 1 कितना आएगा, ये 1/36 ही आएगा। 4 3 होगा 12, 12/36 लिख देंगे। 9 5 इसके लिए 9 5 45/36 करना होगा। 16 7, ठीक है। तो अभी इस बार मुझे करना होगा कैसे यूज, 16 × 7 कितना होता है 112, 16 × 7 112 कितना आएगा 36, 25 × 9 225 हो जाएगा, 225/36, 36 × 11 36 × 11 396, 36 × 11 396/36 396/36, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा 36, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू, डिनोमिनेटर होने वाला है 36, सिर्फ न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ का एडिशन कर देना, वो कितना होता है देखते हैं। 396 प्लस 225 प्लस 112 प्लस 45 प्लस 13, 12 + 1 डायरेक्टली कर देता हूँ 13, 791 है उसका आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा 791, इतना हो गया। तो आगे देखो हमें मीन और वेरिएंस पूछा था ना, तो मीन देखो मीन का ऐसा हो जाएगा, ये वर्ड में लिखा हमने मीन, अगर इसको सिंबल में लिखना है तो ई ऑफ एक्स भी लिख सकते हो, दूसरा नोटेशन म्यू भी होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने वाला फॉर्मूला क्या होता है, समेशन पी आई एक्स होता है, ठीक है। इज इक्वल टू कितना मिला हमें 161/36, अपने पास कैलसी है, अगर कैलसी नहीं होता तो ऐसे ही फ्रैक्शन में रखते थे तो भी चलता था, लेकिन इसे अगर चाहते तो पॉइंट में भी लिख सकते हो आप लोग। कितना आएगा पॉइंट में आंसर इसका, 1 पॉइंट में नहीं आ रहा है ये, सॉरी ये मैंने एडिशन कर दिया गलती से, डिवीजन करना था, ठीक है। यहाँ पर ये डिवीजन होना चाहिए था। रिजल्ट आएगा आपको 4.47, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 4.47, ये हो गया आपका आंसर। एंड वेरिएंस ऑफ एक्स जिसका दूसरा नोटेशन क्या होता है सिग्मा, ये कोने में एक्स लिखा और पावर में
2 कर दिया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, तो क्या करोगे, सीधा सीधा जो भी वेरिएंस वैल्यू आएगी उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिख के जो आंसर होगा वो होगा अपना स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। यानी कि वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन कहा जाता है, ठीक है। वेरिएंस निकालने के लिए कैलकुलेटेड फॉर्मूला क्या होगा, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। तो समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर वैल्यू देखो आपके पास कितनी आई थी, 791/36 आई थी, माइनस ब्रैकेट समेशन पी आई एक्स आई वैल्यू कितनी आई थी, 161/36 का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, जो भी आंसर आएगा वो डायरेक्टली यहाँ पर मैं आगे इक्वल टू के आगे लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 1.97। डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लिखा करना मोस्टली, तो ठीक है 2 डिजिट लिखे तो भी अपना काम बन जाता है। लेफ्ट साइड में अगर चाहते तो फिर से एक बार वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दो, यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इस कंसेप्ट के ऊपर एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अभी क्या दिया हुआ है, अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हैज़ पीडीएफ का मतलब होगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर जो भी रैंडम वेरिएबल यूज होता है वो होता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है उसको हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ठीक है। और जब भी फंक्शन पीडीएफ होगा यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा, उस केस में मैंने आपको बोला था उसमें पी नहीं दिखाई देगा, पी की जगह पे क्या आता है, छोटा वाला एफ आता है, यानी कि और वो एक्स वेरिएबल से बना हुआ फंक्शन होता है, उसे डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स से। इस केस में वो दिया हुआ है के डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर जो लिमिट होता है एक इंटरवल लिमिट दिया होगा हमेशा, अगर ये नहीं होता है तो वो क्या लिमिट होता था, माइनस इनवर्स लेकर इन्फिनिटी होता था, लेकिन यहाँ पर ये 0 के एक्स का वैल्यू इन बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी है, ठीक है। आगे हमें क्वेश्चन में पूछा है डिटरमाइन के मीन और वेरिएंस, मीन का मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस पूछा हुआ जैसे कि हमने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में मीन और वेरिएंस फाइंड आउट किया है वैसा, ठीक है। लेकिन ये पीडीएफ का प्रॉब्लम होने पर यहाँ पर मीन और वेरिएंस निकालने के फॉर्मूले अलग हो गए पहले से। पहले केस में हम लोग जो मीन और वेरिएंस निकाला था वो पीएमएफ के लिए निकाला था, लेकिन इस बार हमें मीन और वेरिएंस जो निकालना है वो पीडीएफ के लिए निकालना है, ठीक है। देखो जो क्वेश्चन हमने अभी लिया है वो 5 मार्क के लिए आया हुआ था किसी एक आध पेपर में, यहाँ पर मैं ईयर नहीं देख रहा हूँ अभी, लेकिन ये पेपर दिखा रहा हूँ आपको, प्रीवियस पेपर मुंबई यूनिवर्सिटी का। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सी, देखो पेपर भी पता चल जाएगा, 9/5/2023 यानी कि मई में आया हुआ है, ये मई का अटेम्प्ट है, सिविल सेमेस्टर 4 का, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सी 5 मार्क के लिए होगा, इस तरीके से दिया हुआ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको साइड में कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। जैसे कि हमें क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि क्वेश्चन पीडीएफ का है, अगर क्वेश्चन पीडीएफ का है तो आपको कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी पीडीएफ क्या होती है ये पता होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पेज जो डिस्कस किया था वही पेज मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी पीडीएफ क्या होती है, माइनस इनफिनिटी लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इतना लिया जाता है 1, और हर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन एफ इक्वल टू 0 होता है। ये 2 ही कंडीशन है, ठीक है। अगर इंटरवल लिमिट दिया नहीं तो आपको ये वो लिमिट क्या लेना था, माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी लेना है। लेकिन अगर इंटरवल लिमिट दिया हुआ है तो जो क्वेश्चन के अंदर लिमिट दिया हुआ होता है इंटरवल लिमिट, वही आपको कंसिडर करना होता है, ठीक है। इस केस में हमें इंटरवल लिमिट क्या दिया हुआ है एक्स इसके लिए 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि 0 इज़ द लोअर लिमिट, इन्फिनिटी इज़ द अपर लिमिट, ठीक है। तो इसको आंसर करने के लिए शुरुआत कैसे कर सकता हूँ मैं, सिंस गिवन फंक्शन इज़ पीडीएफ ऐसा लिखूंगा, गिवन फंक्शन इज़ पीडीएफ। अगर गिवन फंक्शन पीडीएफ होता है तो हम लोग पीडीएफ वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वो कंडीशन क्या होगी, देयरफॉर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी में लिख लेता हूँ चलो, और यहाँ पे क्या लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना होता है वो 1 होता है, कॉमा देकर मैं क्या लिखूँगा एंड एफ ऑफ एक्स क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। यही 2 कंडीशन हमने अभी देखी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट केस में मैं क्या करूँगा, देयरफॉर मैंने लिखा ये एफ ऑफ एक्स जनरल होता है जैसे कि हम लोगों ने कंडीशन के अंदर लिखा था, लेकिन इस केस में वो एफ ऑफ एक्स पर्टिकुलरली कितना दिख रहा है हमें दिया हुआ के डॉट ई टू द पावर एक्स, और इसी क्वेश्चन के अंदर इसी फंक्शन के लिए इंटरवल लिमिट क्या दिया हुआ है 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि लोअर लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा। यहाँ पर के क्या लिखोगे, के ई टू द पावर माइनस एक्स लिखोगे, ये डी एक्स आएगा, इज इक्वल टू 1 होगा फ्रॉम द कंडीशन, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके हमें के का वैल्यू मिल जाएगा। के इज़ द कांस्टेंट, के कांस्टेंट साइड में लिया, इंटीग्रेशन के आगे लिखा, इंटीग्रल क्या होगा 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। सिर्फ के की वैल्यू को हम लोगों ने मतलब के वाले टर्म को इंटीग्रल के आगे लिखा, ठीक है। तो के लिखा, ब्रैकेट डाला, इंटीग्रेशन में अभी कर रहा हूँ इसके कारण ब्रैकेट डाला, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा इटसेल्फ,
तो ई टू द पावर माइनस एक्स ही हमें लिखना है, लेकिन अपॉन में जो x की जगह पे आता है ना, ई टू द पावर x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, क्या कह रहा हूँ मैं, ई टू द पावर x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, तो उसका डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है। लेकिन x की जगह पे ई टू द पावर x इज द स्टैंडर्ड फंक्शन, लेकिन x की जगह पे अगर कुछ भी अलग होता है x छोड़कर, भले माइनस साइन आता हो, उसका हमें फिर से डेरिवेटिव करना होता है। तो यहाँ पर x की जगह पे माइनस एक्स दिख रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड नहीं रहा, तो हमें इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव करना होगा और जो वैल्यू आएगी वो हमें अपॉन में लिखनी है, अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में लिखनी है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ लिखा, x की जगह पे माइनस एक्स होने के कारण ये कंपोजिट बन गया और इस माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा -1, उसे हम लोग लिखेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। x का डेरिवेटिव वैसे तो 1 होता है, लेकिन ये माइनस साइन कंसिडर करते तो हमें अपॉन में -1 लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया इंटीग्रेशन कर तो लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये जो माइनस साइन दिख रहा है ना आपको, उसको मैं के साथ लगा देता हूँ, तो माइनस के कर दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1, ये माइनस के बाहर का ये ब्रैकेट, पहले यहाँ पर x होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगा, इस x की जगह पे मैं इन्फिनिटी वैल्यू लेके आऊँगा, अपर लिमिट, ठीक है। x की जगह पे हम लोग अगर इन्फिनिटी लेके आते तो वो कैसा रहेगा, आगे x के आगे माइनस साइन होने के कारण ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, हमेशा 0 होता है। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या कर दिया, 0, माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी x की जगह पे क्या लेके आएंगे, लोअर लिमिट का वैल्यू, ई टू द पावर 0 कितना होगा, 1 होता है, एन इक्वल टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू सामने 1 लिखा, ठीक है। तो 0 -1 इंटू दिस माइनस के, तो k इज इक्वल टू कितना आता है, 1, ये हो गया अपना k का वैल्यू, ठीक है। k का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग फिर से f ऑफ x दिए हुए फंक्शन को रीडिफाइन कर लेंगे, देयरफॉर मुझे f ऑफ x क्या लिखना होगा, k डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स था ना, तो मैं ओनली k का वैल्यू 1 लेकर क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद हमें लिखना है नाउ टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस, नाउ टू फाइंड मीन, ठीक है, मीन लिख देते। चलो मीन का फॉर्मूला क्या था अपने पास, ध्यान देना, ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू या फिर म्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी लिखवाया था, ठीक है, एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स ये लिखवाया था मीन के लिए फॉर्मूला, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से हम लोग दिए हुए क्वेश्चन के लिए मीन फाइंड आउट कर देंगे, इज इक्वल टू कर दिया है यहाँ पर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है डायरेक्टली, अगर चाहता तो ये पिछली बार हमने लोग जो फॉर्मूले डिस्कस किए थे उसमें भी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, देखो, मीन ई ऑफ एक्स म्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू वर्ड में अगर लिखना चाहते तो ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू PDF के कैसे फॉर्मूला कैसे होगा, माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, ठीक है। लेकिन अपने पास ये इंटरवल लिमिट माइनस से इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं दिया हुआ है, उन्होंने मेंशन किया हुआ है क्या लेना है, वो हमें 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लोअर लिमिट की जगह पे वैल्यू क्या लेनी है हमें, 0, ऊपर तो इन्फिनिटी रहेगा, ये एक्स फॉर्मूले से आता है, साइड में एफ ऑफ एक्स जो होता है वो कितना था, ई टू द पावर माइनस एक्स था, यहाँ पर डी एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो इसका हमें इंटीग्रेशन करना है आगे, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूंगा, वो क्या होता है देखो, ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इंटीग्रेशन समझ लो आप लोग, वो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन यू डॉट वी डी एक्स, ठीक है। अगर दो अलग अलग फंक्शन है आपके पास, यू और वी अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग टाइप के, उनका करना है आपको इंटीग्रेशन। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करो तो जो भी u आप सेलेक्ट करोगे पहले लिखो, u के बाद v लिखना है, नंबर मतलब उसका हो गया इंटीग्रेशन, माइनस ये u लिखकर उसका डैश किया, डैश मतलब होता है डेरिवेटिव्स, जो v लिया था उसी का क्या करोगे इंटीग्रेशन, यानी कि दूसरे नंबर का इंटीग्रेशन, प्लस यहाँ से क्या होगा u डबल डैश होगा, v3 होगा, इसी तरीके से हमें प्लस माइनस करते करते आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। और u और v में पहला फंक्शन u कैसे उठाना है, LIATE लिखा मैंने, क्या लिखा है LIATE, लेफ्ट टू राइट जो पहला फंक्शन आएगा उसको हम लोग क्या लेंगे, u लेंगे, l का मतलब होगा लॉगरिथमिक फंक्शन, i का मतलब होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, a का मतलब होगा एल्जेब्रिक फंक्शन, t का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैपिटल E का मतलब होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर जाते वक्त जो भी पहला फंक्शन आएगा उसको क्या लेना है, हमें u लेना है। तो देखो ये जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन का मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला होने के कारण मैं यहाँ पर इसको सर्कल में लिख लेता हूँ, ये आंसर करते वक्त इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो इसे मैं सर्कल में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, फिर लास्ट में अपने पास इंटीग्रेशन किसका करना है, हमें इंटीग्रेशन एक्स डॉट ई टू द पावर माइनस एक्स का करना है। ई टू द पावर माइनस एक्स ये क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो यू वो तो लास्ट में आता है, देखो लास्ट में आता है, तो इसका मतलब वो वी हो गया, और यू क्या होगा, ये एल्जेब्रिक जैसा दिख रहा है ना एक्स, तो वो अपना हो गया यू, ठीक है। यू और वी क्या है वो आपको क्लियर है, तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, वो अप्लाई कर दूंगा अभी,
ठीक है। तो देखो सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ उसको। तो देखो कैसा करेंगे, पीछे क्या लिख देता हूँ, ई ऑफ एक्स लिख देता हूँ इज इक्वल टू, पहला हमें क्या करना है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन करना है इसका, यू लिखना है, तो ये यू लिखा। ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, ई टू द पावर माइनस एक्स का तो पहले इटसेल्फ माइनस एक्स का फिर से डिराइव करने के कारण नीचे -1, उसके बाद माइनस देना है, माइनस के बाद हमेशा ब्रैकेट में कहूँगा। फिर ये जो एक्स है यू है, यू का क्या लिखना है हमें, यू डैश, यू से क्या करना है, यू डैश, यू एक्स का डिराइव कितना होगा 1 डॉट, इसी का फिर से डिराइव, ये जो V1 है ना V1 उसके का फिर से डिराइव, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसे डिराइव बोला मैंने गलती से, उसी का फिर से इंटीग्रेशन, तो ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन में फिर से -1 आएगा, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी -1 था, ठीक है, ये -1 ऑलरेडी है, यहाँ से फिर से नीचे -1 आएगा, तो -1 इंटू -1 क्या होगा +1, तो यहाँ पर मैं +1 लिख देता हूँ, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज। ये क्या था 1 आया था यू डैश करने के बाद, इस यू डैश का आगे क्या करना होता है, हमें यू डबल डैश करना होता है, लेकिन 1 इज़ द नंबर का डेरिवेटिव होगा 0, तो ये चेन रूल यहीं पे रुक जाता है, ठीक है, इसका मतलब इसका फर्दर आगे डेरिवेटिव होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहीं पर क्लोज होने के कारण इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, और लोअर लिमिट कितना था ध्यान दो, लोअर लिमिट कितना था 0 था, अपर लिमिट कितना था इन्फिनिटी, वो 0 और ये इन्फिनिटी हमें यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है 0, ये 0 बन गया, माइनस यहाँ पर ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो गया 0, तो अपर लिमिट दोनों केस में कितना आएगा 0 आएगा, 0 माइनस ब्रैकेट एक्स की जगह पे क्या लिखे होगे 0, अगर एक्स यहाँ पे 0 होता तो ये पूरा 0, फिर ये माइनस साइन दिखाई देगा, एक्स की जगह पे क्या ले रहे हो आप लोग 0 ले रहे हो, ई टू द पावर 0 होता है कितना 1 होता है, तो ये -1, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स का वैल्यू कितना हो रहा है आपके पास, यहाँ से पता चल रहा है हमें वैल्यू 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू, यानी कि मीन फाइंड आउट करके, ठीक है। इसके आगे हमें लिखना होगा नाउ टू फाइंड वेरिएंस, आगे मैं लिख रहा हूँ नाउ टू फाइंड वेरिएंस, VARIANC, ठीक है, वेरिएंस, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं VAR ऑफ एक्स। PDF के केस में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला कुछ अलग होगा, वो फॉर्मूला देखो इस तरीके से, इंटीग्रेशन माइनस इंटरेस्ट लेकर इन्फिनिटी होता है, ठीक है, यहाँ पर x² डॉट f ऑफ x लिखा जाता है, यहाँ पर होगा dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है इसको, ठीक है, इसको जगह कम पड़ रहा तो वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर दिया। इसके पहले देखो हम लोगों ने फॉर्मूले में क्या लिखवा रहेगा, सिंस ई ऑफ कैपिटल x² लिखा है मैंने, ई ऑफ कैपिटल x², वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी x² f ऑफ x होता है, ठीक है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त यहाँ पर लास्ट में dx भी आएगा, वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त हमेशा हम लोग ये वाले वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी वैल्यू से हम लोग किसे सेपरेट करेंगे, मीन की वैल्यूज़ को, ठीक है, तो हमें वेरिएंस ऑफ x मिल जाएगा। तो पहले हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से मैंने क्या लिखा नीचे सिंस लिखा, ई ऑफ कैपिटल x² कर दिया, इंटीग्रल लिमिट क्या दिख रहा है हमें, माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी दिख रहा है, लेकिन इस हमारे केस में उसके कितने दिए हुए हैं, 0 से लेकर इन्फिनिटी दिए हुए हैं, ये x² आएगा, एफ ऑफ एक्स कितना लिखोगे, ई टू द पावर माइनस एक्स लिखोगे, यहाँ पर क्या करोगे dx लिखोगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग फिर से जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि x² दिख रहा है, ये u है, और ये ई टू द पावर माइनस एक्स ये v है, ठीक है, तो यहाँ पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना ईजी होगा। तो u मैंने पहले लिखा x² एज इट इज़, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, माइनस का ब्रैकेट, x² का डेरिवेटिव कितना आएगा, पहले तो 2x आएगा, इसी का इंटीग्रेशन करता हो तो ई टू द पावर माइनस एक्स, फिर से नीचे -1, ऑलरेडी -1 था तो +1, ठीक है, प्लस माइनस फिर से साइन क्या आएगा, प्लस आएगा, ब्रैकेट दे दिया। ये देखो u डैश में कितना आया हुआ है 2x, u डैश में 2x आया, u डबल डैश में कितना लिखूंगा मैं, सिर्फ 2 लिखूंगा, ठीक है, 2x का डेरिवेटिव 2 लिखा, ई टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ, फिर से नीचे -1, इस बार 1 था तो -1 आएगा, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। 2 का डेरिवेटिव कितना होगा आगे, 2 इज द नंबर, 2 का डेरिवेटिव कितना होगा 0, तो इसका मतलब ये आगे चेन रूल नहीं कंटिन्यू होगा, तो ये यहीं पे रुक गया। यहाँ पर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, लास्ट में मुझे क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना है, ठीक है, उसको थोड़ा सा पेज को साइड में कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं उसको क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूंगा, ठीक है, ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, और वहीं पर मुझे क्या देना है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट कितना लिखूंगा 0, और ये अपर लिमिट कितना लिखा यहाँ पर इन्फिनिटी, ठीक है, ये लाइन को समझ लो थोड़ा सा। इसके बाद क्या करूँगा मैं, ई ऑफ कैपिटल x² किया हुआ ये इज इक्वल टू कितना होगा, देखो
ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जीरो, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा जीरो, तो अपर लिमिट जीरो आया, जीरो के बाद माइनस फिर ब्रैकेट, ई टू द पावर कितना लेना है आपको, अभी जीरो लेना है, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना ये माइनस रहेगा, माइनस नीचे का, ये वैल्यू कितनी है टू, ई टू द पावर जीरो कितना होगा टू ही होगा ना, ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली आपको, ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें मिली यहाँ पर टू मिली हुई, इसे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या कैलकुलेट किया हुआ है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ है जिसकी वैल्यू कितनी मिली हमें टू मिली, लेकिन पीडीएफ के केस में वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, पी ए आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ये ई ऑफ एक्स स्क्वायर होता है माइनस ई ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में लिखकर उसका होल स्क्वायर होता है, ठीक है। ये रेड लाइन आया होगा, ये रेड लाइन की वजह से ठीक से दिखाने होगा तो मैं उसको फिर से लिख लेता हूँ। वेरिएंस ऑफ एक्स क्या रहेगा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स एक ब्रैकेट में लिखकर उसका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट के अंदर वाले वैल्यू को मीन भी कहते हैं हम लोग। ये वैल्यू कितनी मिली हमें टू मिली, माइनस ये वैल्यू वन आई थी, वन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना होगा टू माइनस वन, वन ही होगा। तो वेरिएंस भी कितना मिला हमें, वन मिला, और मीन भी कितना मिला, वन मिला, ठीक है। ये यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने टोटल 4 ही प्रॉब्लम किए। पहले 3 प्रॉब्लम किसके ऊपर बेस्ड थे, पीएमएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे। लास्ट का एक प्रॉब्लम पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 2-3 प्रॉब्लम करेंगे पीडीएफ इसी कंसेप्ट के ऊपर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के हम लोग दूसरे अलग अलग टाइप के फंक्शन के ऊपर आ जाएंगे, यानी कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो हो जाने के बाद प्रोबेबिलिटी ये मोमेंट जेनेटिक फंक्शन को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेक्चर्स अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और या फिर हेल्पफुल लग रहे होगे तो आप लोग इसको अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ठीक है। आप लोग कहाँ से और किस यूनिवर्सिटी से मुझे मैसेज कर देना, मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।